हेलो एवरीवन। करंट अफेयर की हमारी वीडियो सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है और आज हम पहले प्रीवियस अपने टॉपिक्स को रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में हम आगे की तरफ मूव करेंगे। इस मैगज़ीन को हमने पढ़ते हुए सबसे पहले ये देखा था कि छत्तीसगढ़ में जो नए इलेक्शन हुए हैं उसके बाद में मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल है, किसको क्या कौन से विभाग मिले हैं। और यहीं पे हमने देखा था कि वर्तमान जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें मुख्यमंत्री बनाए गए थे विष्णुदेव साय जी। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री के रूप में अरुण साव और विजय शर्मा जी का नाम। इसके बाद में बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, रामविचार नेताम जी हैं, ये सभी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। ठीक है, बृजमोहन अग्रवाल हो गए, रामविचार नेताम हो गए, दयाल दास हो गए, केदार कश्यप हो गए, लखनलाल देवांगन हो गए, श्याम बिहारी और ओपी चौधरी, लक्ष्मी रजवाड़े और टंकराम वर्मा, ये सभी कैबिनेट मंत्री के रूप में इस छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में शामिल हैं। ठीक है, कुल कितने विधायक हैं इसमें? 12 विधायक हैं जिनको कि मंत्री का पद मिला हुआ है। अगर हम मुख्यमंत्री को छोड़ दें तो इनके अलावा कुल 11 विधायक हैं जिनको कि अलग अलग विभाग सौंपे गए हैं। ठीक है, इसकी चर्चा हम कर चुके थे कि किसी भी राज्य में मिनिमम 12 मंत्री होने ही चाहिए और अधिकतम कितने हो सकते हैं, तो उस राज्य की विधानसभा की कुल सीटों का 15% हो सकता है, जो कि कम से कम 12 होना चाहिए। 12 से ज़्यादा मंत्री हो सकते हैं किसी भी राज्य में। ठीक है, इसके बाद हमने बात किया था कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान जो इलेक्शन है उसके रिजल्ट किस प्रकार के रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी 54 सीट लेकर के सरकार बना चुकी है। 35 सीटें मिली हैं कांग्रेस को और एक पार्टी है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को। विष्णुदेव साय जी यहाँ पे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बनी है 163 सीटों के साथ में, यहाँ कुल 230 सीटें हैं। इसके अलावा राजस्थान में बीजेपी की सरकार 115 सीटें जीत करके यहाँ पर 199 सीटें हैं। तेलंगाना में इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार बनी है यहाँ पे 64 सीटों के साथ में, यहाँ पर टोटल 119 सीटें हैं। रेवंत रेड्डी यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। और मिजोरम में जोरम पीपल्स मूवमेंट 27 सीटों के साथ में 40 टोटल सीटें हैं और लालदुहोमा यहाँ पे मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। इसके साथ में कर्नाटक विधानसभा इलेक्शंस हुए हैं मार्च के आसपास में। यहाँ पे मुख्यमंत्री बनाए गए हैं सिद्धारमैया। और जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं इनका लिस्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं। राजस्थान में है भजनलाल शर्मा, पंजाब में भगवंत मान, हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू, उत्तर प्रदेश में पुष्कर सिंह धामी, हरियाणा में है मोहनलाल खट्टर, यूपी में है योगी आदित्यनाथ जी हैं और बिहार में नीतीश कुमार, झारखंड में हेमंत सोरेन, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, उड़ीसा में नवीन पटनायक, गुजरात में भूपेन्द्र भाई पटेल, एमपी में मोहन यादव, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, आंध्र प्रदेश में है जगन मोहन रेड्डी, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी, गोवा में प्रमोद सावंत, कर्नाटक में बासवराज बोम्मई, तमिलनाडु एम.के. स्टालिन, केरल में पी विजयन, सिक्किम में पी.एस. गोयल, अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू, असम में हेमंत बिश्वा शर्मा, मणिपुर में बीरेन सिंह, मेघालय कोनराड संगमा, मिजोरम लालदुहोमा, नागालैंड निफ्यूरियो और त्रिपुरा में मानिक शाह। ये यहाँ पे विधायकों के रूप में ये वो विधायक हैं जो कि मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इलेक्शन 7 नवंबर और 17 नवंबर को 2 चरणों में हुए थे। नतीजा जारी किया गया था 3 दिसंबर को और यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनती है 54 सीटों के साथ में। ठीक है, इसके बाद में हमने खेल और खिलाड़ियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इवेंट्स के बारे में चर्चा किया था और इसी चर्चा को हम आज आगे बढ़ाएंगे। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 में हुआ है, नेक्स्ट 4 साल बाद 2027 में होने वाला है। इस मैच की मेजबानी की थी भारत ने। 4 बार यहाँ पर भारत शामिल हो चुका है इस मैच में और इस मैच के ब्रांड एम्बेसडर थे शाहरुख खान और ग्लोबली इस पूरे इवेंट के एम्बेसडर थे सचिन तेंदुलकर। ठीक है, टोटल 10 टीम शामिल हुए थे, टोटल 48 मैच खेले गए थे और जो फाइनल मैच था भारत और ऑस्ट्रेलिया का, इसे खेला गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। ठीक है, कहाँ पर है? गुजरात में, अहमदाबाद में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो 6 बार इस ट्रॉफी को जीत चुका है। भारत 4 बार इसमें शामिल हुआ है, जिसमें से 2 बार इसने विजय प्राप्त किया है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान जो कि विजेता रहा इस इवेंट में, कप्तान कौन है? पैट कमिंस। भारत जो कि उप विजेता रहा है, कप्तान रोहित शर्मा। प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए हैं ट्रेविस हेड। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए हैं विराट कोहली। विशेष के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ, आप एक बार इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है,
इस इवेंट में टोटल भारत जो है वो टोटल 4 बार शामिल हुआ है, 2 बार विजय प्राप्त हुआ है। कब कब जीता है भारत? तो भारत रहा है 1983 का इवेंट इसने जीता है और 2011 का इवेंट भारत ने जीता है। ठीक है, इसके बाद में इस इवेंट को सबसे ज़्यादा बार जीतने वाले देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया 6 बार ये कप जीत चुका है। अच्छा, इसकी शुरुआत कब से हुई है? तो इसकी शुरुआत है 1975 से। ठीक है, इसकी शुरुआत कब से हुई है? 1975 से। उसके बाद में प्रमुख नियुक्तियों की चर्चा कर रहे थे। भारत में जो भी प्रमुख सरकारी पद हैं, संवैधानिक पद हैं, ठीक है, या सांविधिक पद हैं, इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही क्रम पूछा जाता है कि किस क्रम के अधिकारी वर्तमान में कार्यरत हैं। तो इस चीज़ को आप सीरियसली लेंगे और मैं जितनी चीज़ों को हाईलाइट कर रहा हूँ उतनी चीज़ों को कम से कम प्रायोरिटी बेस पर याद करेंगे। नरेंद्र मोदी जी भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, दूसरा कार्यकाल है उनका। ठीक, इसके बाद में द्रौपदी मुर्मू भारत की वर्तमान राष्ट्रपति हैं। ठीक है, 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ और 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। मतलब प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति 14वें नंबर के हैं और राष्ट्रपति 15वें नंबर की। ठीक है, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति 14 और राष्ट्रपति 15वें नंबर में। इसके अलावा भारत में जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, कौन कौन से मंत्रियों को कौन सा विभाग सौंपा गया है, इसकी चर्चा भी हम कर चुके हैं। रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी हैं, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ठीक है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। ये सभी अभी किसी न किसी वजह से न्यूज़ में रहे हैं। ठीक है, जैसे कि फार्म लॉज जब वापस लिए गए थे उस समय नरेंद्र सिंह तोमर जी काफ़ी फेमस थे, न्यूज़ में थे। इसके अलावा विदेश मंत्री सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ठीक है, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इसके अलावा जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। जनजातीय मामले के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। महिला बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी। कपड़ा और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। इसके अलावा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। ठीक, इसके अलावा पर्यावरण और जलवायु मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। बाकियों के नाम आप चाहें तो एक बार रिवाइज कर सकते हैं, पर ये प्रमुख हैं जिनको कि आपको भूलना नहीं है। इसके बाद हम चर्चा कर रहे थे कि भारत में वर्तमान न्यायाधीश कौन से क्रम के हैं? 50वें नंबर के न्यायाधीश हैं भारत में। 50वें CJI कहना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़। अजित डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, 5वें नंबर के हैं। इसके बाद में R वेंकटरमन महान्यायवादी हैं और 16वें नंबर के महान्यायवादी हैं भारत के। GC मुर्मू या गिरीश चंद्र मुर्मू CAG हैं, 14वें नंबर के हैं। और CGA कंट्रोलर जनरल ये हैं SS दुबे, 28वें नंबर के हैं। इसके अलावा निर्वाचन आयोग प्रमुख हैं। निर्वाचन आयोग के प्रमुख व्यक्ति जिनको कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहा जाता है, राजीव कुमार। केंद्रीय सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया। RBI के प्रमुख हैं शक्तिकांत दास, 25वें RBI गवर्नर हैं। संसद के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और उपसभापति हैं कौन? हरिवंश नारायण सिंह। अब सभापति के बारे में याद रखिएगा, ये सभापति जो है वो कौन होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति को ही सभापति के रूप में कार्य करने का मौका मिलता है। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति को ही राज्यसभा का सभापति बनाया जाता है। उसके बाद में नीति आयोग में जो भी व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, जैसे कि इस समय नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी उपाध्यक्ष हो गए और BVR सुब्रमण्यम ये हैं इसके CEO। उसके बाद में भारत के और विश्व के कुछ प्रमुख रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की अगर चर्चा करें तो नासा, DRDO और इसरो। नासा जो है वो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अध्यक्ष कौन हैं? बिल नेल्सन। DRDO के अध्यक्ष हैं समीर V कामत और इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ। भारत के प्रमुख आयोग और उनके अध्यक्ष की चर्चा करें तो भारत की जो महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग, इसमें अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। अल्पसंख्यक आयोग में इकबाल सिंह। बाल अधिकार में प्रियंका कानूनगो। मानवाधिकार में अरुण मिश्रा। पिछड़ा वर्ग आयोग में हंसराज। अनुसूचित जनजाति में है हर्ष चौहान। अनुसूचित जाति में है विजय सांपला। परमाणु ऊर्जा आयोग अजीत कुमार मोहंती। ठीक है, और अजीत डोभाल क्या हैं ये बताएंगे आप। इसके बाद में सेना के प्रमुख, सेनाओं को 3 भागों में बांटा गया, आपको पता है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना।
जल सेना प्रमुख है आर हरिकुमार, थल सेना प्रमुख है मनोज पांडे और वायुसेना प्रमुख है विवेक राम चौधरी। इन तीनों के ऊपर या इन तीनों के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए सीडीएस का पद सृजित किया गया है, जिसको कि हम कहते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। भारत के पहले सीडीएस थे विपिन रावत जी और सेकंड है अनिल चौहान। ठीक है, अनिल चौहान सेकंड सीडीएस हैं। इसके अलावा भारत की जो प्रमुख सरकारी एग्जाम से रिलेटेड एजेंसी है उसमें से एक यूपीएससी और एक है अभी लेटेस्ट में एनटीए। ठीक है, इसके अलावा एसएससी भी फेमस है। यूपीएससी के अध्यक्ष हैं मनोज सोनी और एनटीए के अध्यक्ष कौन है? सुबोध कुमार सिंह। वैसे ही भारत में कई प्रकार के अलग अलग एरिया के हिसाब से कई प्रकार के सेनाओं की कैटेगरी है। थल सेनाओं की बहुत सारी कैटेगरी है, जिसको कि हम किस नाम से जानते हैं? एक है बीएसएफ, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एक है सीआरपीएफ, एक है आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, एक है आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस और एक है एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एनसीसी विद्यार्थियों के लिए एक अलग से ग्रुप है जिसको कि हम एनसीसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्कूल और कॉलेज में बच्चे जो हैं वो एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड, इन सभी के अध्यक्ष के बारे में प्रश्न ज़्यादा पूछा नहीं गया है, पर फिर भी आप चाहें तो इसको एक बार रीड कर सकते हैं। इनके जो प्रमुख हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनके नाम आप चाहें तो यहाँ से एक बार रीड कर सकते हैं। इसके अलावा भारत में जो कुछ प्रमुख जांच एजेंसियां हैं, इनमें सीबीआई महत्वपूर्ण है, प्रवीण सूद इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में। ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट राहुल नवीन इसके अध्यक्ष हैं। इसके अलावा रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके अध्यक्ष हैं रवि सिन्हा। ठीक, इसके बाद में आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, तपन कुमार डेका, और लास्ट में है सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। नेक्स्ट, इन सभी के अलावा कुछ प्रमुख नियुक्तियां हैं, इसकी अगर चर्चा करें तो सबसे देश में अभी हाल ही में जो पहले सूचना आयुक्त बनाए गए हैं, इनके लिए विशेष क्या है कि ये पहले ऐसे दलित वर्ग से आने वाले व्यक्ति हैं जिनको कि सूचना आयुक्त बनाया गया है, मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। इनका नाम क्या है? हीरालाल सामरिया। इसके अलावा मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वरन। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक, ये कौन है? उन्नीकृष्णन नायर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, उन्नीकृष्णन नायर। इसके अलावा नासकॉम के अध्यक्ष कौन है? राजेश नाम्बियार। जेएनयू की पहली महिला अध्यक्ष शांति श्री धुलीपुरी। ठीक है, जेएनयू में क्या रहता है? शांति रहता है। इसके अलावा सेबी के पहली महिला अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच। इसके अलावा रेलवे बोर्ड के नई सीईओ जो कि महिला है, ये कौन है? जया वर्मा। ठीक है, पहली महिला सीईओ कौन है रेलवे बोर्ड में? जया वर्मा। यूआईडीएआई, ये पता है आपको, आधार कार्ड से संबंधित है। यूआईडीएआई की सीईओ कौन है? अमित अग्रवाल कौन है? यूआईडीएआई यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके सीईओ हैं अमित अग्रवाल। इसके अलावा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके अध्यक्ष कौन है? अमरेंदु प्रकाश। उसके बाद में फिक्की के अध्यक्ष हैं सुब्रकांत पांडा। इसके अलावा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके चीफ कौन है भी? संतोष कुमार यादव। उसके अलावा CCI कॉम्पिटिशन कमेटी ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष हैं रवनीत कौर, पहली महिला अध्यक्ष हैं CCI के। इसके अलावा भारतीय उद्योग परिसंघ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, इसके अध्यक्ष हैं R दिनेश। इसके बाद में CVC के अध्यक्ष, ये पढ़ चुके हैं हम, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। इसके अलावा भारत के जो पड़ोसी राष्ट्र हैं या फिर जो प्रमुख ऐसे राष्ट्र हैं जिनसे भारत के अच्छे संबंध हैं, उनके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके बारे में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो तुर्की से संबंधित तुर्की के राष्ट्रपति कौन है? एर्दोगन। ठीक है, एसेप ताइप एर्दोगन याद रखिएगा, न्यूज़ में रहते हैं हमेशा। चीन के राष्ट्रपति, ये तो बड़े ही न्यूज़ में मतलब बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं। ठीक है, इनका नाम क्या है? सी जिनपिंग। इसके बाद में नेपाल के राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल। इसके अलावा जो नेपाल हो गया या भारत के कुछ पड़ोसी देश हो गए, इनके प्रधानमंत्री ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं एज़ कम्पेयर टू राष्ट्रपति। ठीक है, इसके बाद में कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इनके प्रमुख या इनके अध्यक्ष कौन हैं? तो WHO के अध्यक्ष या महानिदेशक हैं टेड्रोस घेब्रेयेसस, WHO के अध्यक्ष। इसके बाद में WHO के अध्यक्ष
टेड्रोस घेब्रेसियस, WTO WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये है हेल्थ के संबंधित और ये है व्यापार से संबंधित। ठीक, तो एक है हेल्थ से संबंधित और एक है व्यापार। तो व्यापार वाले के अध्यक्ष कौन है? नगोजी ओकोंजो इवेला, नगोजी ओकोंजो इवेला। ठीक है, WTO के महानिदेशक। इसके अलावा ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष कौन है? डिल्मा रूसेफ, ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति रह चुकी हैं डिल्मा रूसेफ, ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष हैं। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा, भारतीय मूल के हैं इसीलिए प्रमुख हैं। ठीक है, इनका नाम पूछा गया है एग्जाम्स में, अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष। ठीक, इसके बाद में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के अध्यक्ष कौन है? क्यू डोग्यू FAO के अध्यक्ष हैं। इसके बाद हम आज की क्लास में देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि अब हमें कंटिन्यू करना है। तो सबसे पहली चीज़, 2023 में जितने भी प्रमुख राज्यपाल रहे हैं, चाहे वो किसी भी संदर्भ में उनका महत्व रहा हो, चाहे वो किसी विशेष टिप्पणी को लेकर के हो, अपने किसी ऑर्डर को लेकर के हो, या उनके चयन को लेकर के हो, बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से कुछ राज्यपाल जो है वो हाईलाइटेड रहे हैं या महत्वपूर्ण रहे हैं। जैसे कि उड़ीसा के जो प्रेजेंट राज्यपाल हैं रघुवर दास। इसके अलावा मेघालय में है फागू चौहान, महाराष्ट्र में है रमेश बैस, छत्तीसगढ़ में विश्वभूषण हरिचंदन, और इनके पहले जो राज्यपाल थी छत्तीसगढ़ में, ये कहाँ पे हैं अब? अनुसुईया उइके जो है वो मणिपुर में चली गई हैं। ठीक है, इसके अलावा लद्दाख के जो कह सकते हैं कि राज्यपाल हैं या उपराज्यपाल हैं, लद्दाख या यूनियन टेरिटरी में राज्यपाल नहीं होते हैं, वहाँ पे उपराज्यपाल होते हैं। तो यहाँ पर जो उपराज्यपाल हैं बी डी मिश्रा को लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया है। इसके बाद आगे चलें तो देश में इस समय सबसे चर्चित खिलाड़ी कौन कौन रहे हैं और कुछ प्रमुख स्पोर्ट्स इवेंट कौन कौन से रहे हैं। तो इस साल एशियन गेम्स 2022 का जो एशियन गेम्स का जो इवेंट है उसको 2023 में आयोजित किया गया था। ठीक है, कहाँ पर? चीन में। ठीक, इसके बारे में एक एक करके हम देखते चलते हैं। एशियन गेम्स 2022 जिसका आयोजन हुआ है 2023 में, कब से कब तक? सितंबर से अक्टूबर तक आयोजित किया गया था। स्थान कहाँ पे है? हांगझोउ चीन में इसको आयोजित किया गया था और इसकी शुरुआत हुई थी 1951 में भारत से इसकी शुरुआत हुई थी। अच्छा, एशियन गेम्स कहने का जैसे कि इसके नाम से समझ में आ रहा है, एशिया महाद्वीप के जितने भी देश हैं वो सभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, कुल कितने देश शामिल हुए हैं इसमें? 45 देश यहाँ पर शामिल हुए हैं। ठीक है, ये 19वां एडिशन है एशियन गेम्स का। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इस गेम का मोटो या एशियन गेम जो पूरे इवेंट है इसका मोटो क्या है? हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर, ये इसका मोटो है। और इसका थीम सॉन्ग क्या था? विथ यू एंड मी। इसके बाद में टोटल इस पूरे इवेंट में कितने स्पोर्ट्स शामिल किए गए थे? तो 40 स्पोर्ट्स थे और 45 देश थे। टोटल 1200 से ज़्यादा खिलाड़ी यहाँ पर शामिल हुए हैं। और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पूछा जा सकता है भारत के ध्वजवाहक के बारे में। इंडियन फ्लैग को किसने होल्ड किया था? तो हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी के कप्तान हैं, और इसके अलावा मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन। ठीक है, लवलीना बोरगोहेन, इन्होंने भारत का ध्वज संभाला था। ठीक है, हरमनप्रीत सिंह हॉकी टीम की कप्तान है और मुक्केबाज हैं लवलीना बोरगोहेन। ठीक, इसके बाद में समापन समारोह मतलब जो लास्ट इवेंट था उस दिन भारत का ध्वज किसने पैदल लेकर के मार्च किया था? ठीक है, तो इसमें PR श्रीजेश जो है वो लास्ट या समापन समारोह के दौरान भारत के ध्वजवाहक रहे हैं। एशियन गेम्स में सबसे पहले या टॉप की पोजीशन पर कौन रहे हैं? फर्स्ट पोजीशन पर कौन रहे हैं? तो चाइना जो है वो 201 गोल्ड मेडल्स के साथ। अच्छा, ये जो पूरी लिस्ट है इसमें आप रजत कितने लेके आए हैं, कांस्य कितने लेके आए हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, जबकि केवल गोल्ड मेडल के बेस पर ही ये पूरी की पूरी रैंकिंग डिसाइड होती है। ठीक है, तो जो देश सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल लेकर के आएगा, बाकी के दूसरे मेडल्स भले वो कम लेकर के आए हों,
ठीक है। तो गोल्ड मेडल के बेस पर यहाँ पर रैंकिंग फिक्स कर दी जाती है। हो सकता है कि चीन जो है वो केवल गोल्ड मेडल जीता है, रजत और कांस्य नहीं जीता है, और ओवरऑल जो टोटल नंबर है वो दूसरे देशों से कम हो। टोटल नंबर ऑफ मेडल्स हो सकता है कि चीन के पास कम हो, लेकिन फिर भी चीन को फर्स्ट पोजीशन पे रखा जाएगा। इसका रीज़न क्या है कि ये जो पूरी रैंकिंग है इसमें सिर्फ गोल्ड मेडल का ही वेटेज होता है। गोल्ड मेडल कौन कितना लेकर के आया है, इसी बेस पर इनका रैंकिंग तय हो जाता है। ठीक है। तो चीन जो है वो 201 गोल्ड मेडल लेकर के आया है, जापान 52, कोरिया जो है वो 42, और भारत की रैंकिंग आपको जाननी चाहिए। भारत की रैंकिंग 4th नंबर पे है, 28 गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं और टोटल 107 मेडल। ठीक है। जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो क्या है, सबसे पहली महत्वपूर्ण क्या है कि एशियन गेम्स 2022 जो कि 2023 में आयोजित किया गया है, इसमें फर्स्ट रैंकिंग पर कौन है, चाइना 201 गोल्ड मेडल के साथ में, और भारत की रैंकिंग क्या है, 4th है जो कि 28 गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है। टोटल 107 मेडल्स हम जीत करके आए हैं, और ये तो प्राइमरी चीज़ है। प्राइमरी फोकस किस पे है, 4th रैंक भारत, 28 गोल्ड मेडल, टोटल 107। सेकेंडरी नंबर पे आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है। 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है। 28, 38 और 41 स्वर्ण, रजत, कांस्य, 28, 38 और 41 टोटल 107 मेडल्स। ठीक। इसके अलावा सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किस इवेंट में हमने जीता है, तो शूटिंग। ठीक है। शूटिंग के लिए हमने सबसे ज़्यादा 7 गोल्ड मेडल जीते हैं। इसके बाद में अब आपको कहीं कहीं पे मिसलेनियस स्पोर्ट्स प्लेयर्स और स्पोर्ट्स इवेंट के नाम मिलते चलेंगे। अब आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। जैसे कि एग्जाम में पूछ लिएगा कि मान लो सौरभ चौधरी हाल ही में चर्चा में रहे हैं, किस खेल से संबंधित हैं। ठीक है। ऐसा प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। मान लो पूछ लिया कि लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो मुक्केबाज हैं। ठीक उसी तरीके से सौरभ चौधरी ये किस खेल से संबंधित हैं, तो ये शूटिंग के शूटिंग स्पोर्ट्स से संबंधित हैं। ठीक है। और इनके बारे में एक चीज़ क्या है कि सबसे युवा शूटर हैं, सबसे युवा शूटर हैं जिन्होंने 16 साल की उम्र में यहाँ पर गोल्ड जीता है। इसके अलावा इसी इवेंट में ही और कुछ दूसरे स्पोर्ट्स पर्सन के नाम हैं, जैसे कि ईशा सिंह तोमर, ऐश्वर्य प्रताप सिंह, और हाँ ये 2 लोग और हैं जिन्होंने शूटिंग में अपना मेडल जीता है। इसके अलावा अनु रानी, अनु रानी के बारे में क्या चीज़ महत्वपूर्ण है कि ये किस खेल से संबंधित है, जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो में ये पहली महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। ठीक है। तो अनु रानी भारत की वह खिलाड़ी हैं जो कि एशियन गेम्स में पहला स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला हैं। ठीक है। इसके अलावा आदिति अशोक ये गोल्फ से संबंधित हैं। आदिति अशोक ये गोल्फ की खिलाड़ी हैं और ये पहली महिला गोल्फर बनी हैं जिन्होंने कोई भी पदक जीता हुआ है। इस पूरे इवेंट में इन्होंने कौन सा पदक जीता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पदक जीतने वाली जो गोल्फ के क्षेत्र में पहली महिला गोल्फर हैं जिन्होंने कोई भी यहाँ पर मेडल जीता हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट पैरा एशियन गेम्स। एक तो हमने देखा एशियन गेम्स 2022 वाला इवेंट था जो कि 2023 में आयोजित किया गया था। अब ये पैरा एशियन क्या होता है, पैरा एशियन का मतलब है, पैरा एशियन में एशियन का तो मतलब आपको पता है एशिया कॉन्टिनेंट के स्पोर्ट्स पर्सन इस खेल में शामिल होंगे। पैरा लगाने का मतलब है यहाँ पे जो भी व्यक्ति फिजिकली चैलेंज है, ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उन सभी को इस स्पोर्ट्स इवेंट में उनके लिए एक अलग से स्पोर्ट्स इवेंट होगा, उसी को ही पैरा एशियन गेम्स कहा जा रहा है। जैसे कि ओलंपिक अलग से होता है फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए, उसको क्या कहते हैं, पैरा ओलंपिक। ठीक है। वैसे ही पैरा एशियन गेम्स 2023 इसके इवेंट कब हुए हैं, अक्टूबर 2023 में। ठीक है। इसकी शुरुआत 2010 से हुई थी और इसकी शुरुआत इसको भी कहाँ पे आयोजित किया गया था इस बार, हांगझाऊ चीन में। जहाँ पर एशियन गेम्स होगा वहीं पर पैरा एशियन गेम्स भी आयोजित हो जाता है, अलग अलग देश का चयन नहीं किया जाता। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन रहे हैं, पारुल परमार और अमित सरोहा। पारुल परमार और अमित सरोहा। उसके बाद में यहाँ पर आदर्श वाक्य या मोटो क्या रहा है, दिल मिलते हैं सपने चमकते हैं। ठीक है। इसके बाद में पदक तालिका में कौन कौन से देशों की क्या स्थिति रही है,
तो चाइना फिर से यहाँ पर लीड कर रहा है 214 गोल्ड मेडल के साथ में। भारत की स्थिति क्या है, 29 मेडल के साथ में हम 5वें रैंक पर हैं। ठीक है, तो एशियन गेम्स में 4थे नंबर पर और पैरा एशियन गेम्स में 5वें नंबर पर। एशियन गेम्स में 28 गोल्ड मिला है और पैरा एशियन गेम्स में 29 गोल्ड मिला है। एशियन गेम्स में चीन को कितना मिला है, 201, और पैरा एशियन गेम्स में 214। ठीक है, तो चाइना जो है वो दोनों इवेंट में फर्स्ट प्लेस पर रहा है। वहाँ पर 201 गोल्ड जीता है, यहाँ पर 214 गोल्ड मेडल जीते हैं। भारत की स्थिति वहाँ पर 4th है और पैरा एशियन गेम्स में 5वें रैंकिंग 5वें नंबर पर है। वहाँ पे हमने 28 मेडल जीते हैं और पैरा एशियन गेम्स में 29 मेडल जीते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी है। उसके बाद में टेनिस बड़ा ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछे ही गए हैं जब भी पीएससी का एग्ज़ाम हुआ है तब, क्योंकि जैसे कि फरवरी में पीएससी का एग्ज़ाम होता है और उससे पहले चारों स्पोर्ट्स के इवेंट ख़त्म हो चुके होते हैं। ठीक है, चारों जो टेनिस के इवेंट हैं वो ख़त्म हो चुके होते हैं, तो यहाँ से जनरली कोई ना कोई प्रश्न पूछा ही है। अब कौन कौन से इवेंट हैं टेनिस में जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको देख लेते हैं। तो टेनिस में ग्रैंड स्लैम नाम से आयोजन किया जाता है। इसमें 4 इवेंट होते हैं। ठीक है, एक साल के अंदर इसमें चार ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं। ठीक है, वह जिस देश में खेले जाते हैं उस जगह के नाम पर इसका नाम पड़ गया है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है इसलिए इसको ऑस्ट्रेलियन ओपन कहा जाता है। फ्रांस में खेला जाता है करके इसको फ्रेंच ओपन कहा जाता है। यूके या यूनाइटेड किंगडम में खेला जाता है, इसको विम्बल्डन कहा जाता है। ठीक है, विम्बल्डन में खेला जाता है इसलिए इसको विम्बल्डन कहा जाता है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में खेलने की वजह से इसको यूएस ओपन कहा जाता है। तो इन चारों इवेंट्स को ही ग्रैंड स्लैम का नाम दिया जाता है। ये जो है वो साल भर में ये 4 इवेंट होते हैं। इसमें साल की शुरुआत में सबसे पहला इवेंट जो होता है वो कौन सा है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है जनवरी माह में। ठीक है, अब हो सकता है कि आज जनवरी में अगर हम ये वीडियो देख रहे हैं, जनवरी में अगर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तो पिछले साल की डेटा ही महत्वपूर्ण है। और ज़्यादा संभावना यही है कि जब आपके एग्ज़ाम होंगे फरवरी मार्च में, तो भी आपको पुराने वर्ष के ही डेटा को पूछा जाए। लेकिन अगर स्पेशली वहाँ पर मेंशन करता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के विजेता कौन है, तब आपको ये डेटा जो है वो अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इस साल मतलब एग्ज़ाम के पहले अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए नया डेटा आ जाता है तो हमको दोनों डेटा याद रखने की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो 2023 में जो विजेता हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन में, इनकी चर्चा करेंगे, फ्रेंच विम्बल्डन और यूएस ओपन में इनकी चर्चा करेंगे। लेकिन जो सबसे पहला होने वाला इवेंट है वो कौन सा है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि जनवरी में होता है। इसकी शुरुआत कब हुई है, 1905। अब इन चारों इवेंट्स में से सबसे पहला खेला गया इवेंट कौन सा था, तो आपको जनरली कई लोगों को ये लगता है क्योंकि यहाँ पे 1900 ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले वर्ष के शुरुआत में होता है, तो हो सकता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले शुरू हुआ हो। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो इनकी शुरुआत के हिसाब से अगर क्रम यहाँ पे दिया गया, जैसे कि 1891, इससे पहले कोई इवेंट है क्या, तो 1881, इससे पहले भी कोई इवेंट है क्या, तो 1877 मतलब विम्बल्डन या यूके में जो खेला गया इवेंट है वो इस पूरे ग्रैंड स्लैम का सबसे पहला इवेंट है जिसको कि शुरू किया गया था। ठीक है, तो विम्बल्डन या यूके में खेला गया इवेंट सबसे पहला है, 1877 में खेला गया था। उसके बाद सेकंड शुरू हुआ है 1891 में, यूएस ओपन शुरू हुआ। इसके बाद में 1891 में यूएस ओपन 1881 और फ्रेंच ओपन शुरू हुआ है 1891 से। और फिर लास्ट 1905 में एक नया इवेंट शुरू हुआ, इसको हम कहते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, तो जनवरी में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। और वैसे कब होता है ये तो महत्वपूर्ण नहीं है, एक सीक्वेंस याद रखना है कि सबसे पहले कौन होता है, सबसे बाद में कौन होता है। ठीक है, तो मंथ के हिसाब से भी देखें तो ऑस्ट्रेलियन, फिर फ्रेंच, फिर विम्बल्डन, फिर यूएस। ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विम्बल्डन, यूएस, 3-4 बार इसको सीक्वेंस को याद करेंगे। और इनिशियल्स जो शब्दों के शुरुआती शब्द हैं उनको लेकर के, शुरुआती अक्षरों को लेकर के इसका सीक्वेंस याद रखना है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विम्बल्डन, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विम्बल्डन, यूएस, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विम्बल्डन और यूएस ओपन, ये चारों इवेंट्स हैं। और इसकी शुरुआत का अगर क्रम देखें तो सबसे पहले शुरू हुआ है आपका विम्बल्डन, फिर
यूएस, फिर फ्रेंच, फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक, सबसे पहला है कौन सा, विंबलडन, और सबसे लेटेस्ट या सबसे नया कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। सबसे नया, सबसे पुराना है आपका विंबलडन और सबसे नया है 1905 में शुरू हुआ है ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद में कौन कौन से इवेंट्स में कौन विजेता रहे हैं, उप विजेता रहे हैं, इसकी चर्चा करनी है। जैसे कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 जैसे आपने पढ़ा जनवरी 2023 में आयोजित किया गया था। इसकी शुरुआत हुई है 1905 से। कहाँ पर खेला जाता है, ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है। और ये किस टाइप के ग्राउंड पर खेला जाता है, तो इसको हार्ड कोर्ट कहते हैं। पर ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, अभी तक एग्जाम में ऐसे प्रश्न तो नहीं पूछे गए हैं, ठीक है, और पूछ भी सकता है। तो आप चाहें तो इसको बस याद रखना है कि यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन और यूएस ये दोनों हार्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है, हार्ड कंट्रीज़ हैं तो हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंच ओपन और विंबलडन ये दोनों ग्रास पर खेले जाते हैं, ठीक है। यूरोप वाले लोग घास पसंद करते हैं, वहाँ पर ठंडा मौसम रहता है, बढ़िया घास वगैरह अच्छा उगता है, इसलिए वहाँ पर जो मैच है उसको भी घास पर खेला जाता है। जबकि ऑस्ट्रेलिया साउथ में आ जाता है, साउथ कह सकते हैं कि साउथ कॉन्टिनेंट में, और यूएसए जो है वो नॉर्थ कॉन्टिनेंट में है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा कह सकते हैं कि मौसम हार्श है, इसलिए वहाँ पर हार्ड कोर्ट पाया जाता है। हार्ड कोर्ट मतलब है कि ग्राउंड पे एक प्रॉपर लेमिनेटेड ग्राउंड होता है जिसमें कि ये गेम खेला जाता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया और यूएस हार्ड कोर्ट, और फ्रांस और विंबलडन, फ्रेंच ओपन विंबलडन ओपन दोनों ग्रास पर खेले जाते हैं, ठीक। इसके बाद में कौन कौन से विजेता रहे हैं, अब इसमें क्या चीज़ महत्वपूर्ण है वो मैं बता देता हूँ। इन चारों इवेंट में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो पूछा जाता है पुरुष और महिला एकल, पुरुष और महिला एकल में विजेता कौन रहे हैं। ये चीज़ आपके टिप्स पे होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल में किसने खिताब जीता है और महिला एकल में किसने खिताब जीता है। इसके बाद की चीज़ें आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, कौन पेयर में खेलने से कौन कौन, और मिक्स स्पोर्ट्स में कौन कौन कितना मेडल जीते हैं, ये चीज़ सेकेंडरी तौर पे इम्पॉर्टेंट हो सकता है, पर प्राइमरी फोकस आपको महिला और पुरुष एकल इवेंट में किसने ये कब जीता है वो याद रखना महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के निवासी हैं, ठीक है, सर्बिया से बिलोंग करते हैं, नोवाक जोकोविच ने जीता है। और महिला एकल में आर्यन सबलेंका ये बेलारूस की प्लेयर हैं, ठीक है। तो पुरुष एकल में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, और महिला एकल जीतने वाली खिलाड़ी हैं आर्यन सबलेंका, ठीक। नेक्स्ट फ्रेंच ओपन 2023 ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया गया है 2023 जून 2023 में, ठीक है। और इसमें प्लेयर्स में विजेता कौन कौन रहे हैं, तो पुरुष और महिला एकल में विजेता हैं नोवाक जोकोविच सर्बिया से, और महिला में है ईगा स्वियातेक ये है पोलैंड से, ईगा स्वियातेक, ठीक है। 3-4 बार बोलेंगे, ये टंग ट्विस्टर नाम भी आपको याद रह जाएंगे एग्जाम में, कम से कम आप ऑप्शंस देख करके एलिमिनेट कर पाएंगे, ठीक है। तो पुरुष एकल किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, फ्रेंच ओपन के बारे में पढ़ रहे हैं। फ्रेंच ओपन में पुरुषों में नोवाक जोकोविच और महिलाओं में ईगा स्वियातेक। नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, ईगा स्वियातेक पोलैंड की निवासी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विंबलडन 2023 किसने जीता है। विंबलडन लंदन में होता है या यूके में होता है कह सकते हैं, जून जुलाई के आसपास, और इसमें पुरुष एकल महिला एकल किसने खिताब जीता है। पुरुषों में कार्लोस अल्कारेज स्पेन के हैं, और महिला एकल में मार्केटा वोंड्रुसोवा ये चेक रिपब्लिक या चेक गणराज्य की निवासी हैं, ठीक है। तो विंबलडन ओपन 2023 लंदन में आयोजित जुलाई 2023 में इसके इवेंट खत्म हुए हैं, और पुरुष एकल में कार्लोस अल्कारेज, साथ ही महिला एकल में मार्केटा वोंडुसोवा, इन्होंने आपका खिताब जीता है, ठीक है। नेक्स्ट है यूएस
यूएस ओपन 2023। यूएस ओपन कब होता है? तो अगस्त सितंबर 2023 के आसपास हुआ है। साथ ही अमेरिका में ये पूरे इवेंट आयोजित किए गए हैं। विनर्स के नाम की चर्चा करें तो पुरुष एकल और महिला एकल में कौन कौन है? तो पुरुषों में नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के निवासी हैं, और कोको गॉफ ये अमेरिका की हैं। ठीक है, नोवाक जोकोविच और कोको गॉफ ये दोनों अलग अलग इवेंट्स में अपने अपने क्षेत्र में, मतलब नोवाक जोकोविच पुरुषों में एकल और कोको गॉफ ये महिलाओं में एकल इवेंट्स इन्होंने जीते हैं। ठीक, इसके अलावा सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले व्यक्ति हैं नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं। इन्होंने अपने पूरी लाइफ में 24 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। मतलब कोई भी इवेंट अगर जीतते हैं तो वो एक ग्रैंड स्लैम कहा जाता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे विंबलडन हो, चाहे यूएस ओपन हो। अगर एक मैच अगर वो जीतते हैं तो उसको एक ग्रैंड स्लैम माना जाता है। इस तरीके से नोवाक जोकोविच ने टोटल 24 खिताब जीते हैं। इसके अलावा मार्गरेट कोर्ट ऑस्ट्रेलिया के हैं और इन्होंने भी 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। नेक्स्ट, नोवाक जोकोविच के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से इवेंट्स इन्होंने जीते हैं। तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, किसी एक खिलाड़ी को लेकर के अधिकतम इतनी चीज़ पूछा जा सकता है कि इन्होंने टोटल कितने बार कोई खेल में खिताब जीता है, लेकिन कब कब कितना जीता है और कौन कौन से इवेंट में जीता है ये तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम शुरू करते हैं क्रिकेट के बारे में। क्रिकेट के महत्वपूर्ण इवेंट्स की अगर चर्चा करें तो आईसीसी पुरुष वनडे वर्ल्ड कप की चर्चा कर चुके थे। ठीक है, आईसीसी मेल वनडे वर्ल्ड कप 2023 की चर्चा हम कर चुके हैं, तो इसको हम दोबारा यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे। आप चाहें तो इसको एक बार वापस से रीड कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, कौन इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, कितने मैच हुए, क्या है, किसने जीता और फाइनल मैच कहाँ हुआ, कौन मैच में विनर रहा, ये सारा कुछ हम देख चुके हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट इवेंट की चर्चा करने वाले हैं ये है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप 2023। इसमें आयोजन स्थल ये कहाँ पर है? आयोजन हुआ था इंग्लैंड में, आयोजन स्थल इंग्लैंड। ठीक है, और विजेता रहा इसमें ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता भारत। मतलब फाइनल जो मैच था वो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में हुआ था। ठीक है, कब हुआ है? जून 2023 में। इसके अलावा इसमें खास चीज़ क्या है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो आईसीसी की सभी ट्रॉफी जीतने वाला पहला देश बन गया है। आईसीसी के द्वारा जितने भी इवेंट करवाए जाते हैं उन सभी ट्रॉफी को कम से कम एक बार जीतने वाला देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे जो फैक्ट हैं जहाँ पे कोई देश पहला है, कोई खिलाड़ी पहला है, किसी भी टाइप का, मतलब कह सकते हैं कि जो आपका रिकॉर्ड अगर मेंटेन कर रहा है, रिकॉर्ड बन गया है, तो वहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो आईसीसी की सभी ट्रॉफी जीतने वाला पहला देश बन गया है। ये बिल्कुल बिल्कुल फ्लैट स्टेटमेंट के तौर पर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा आईसीसी महिलाओं से संबंधित आईसीसी में वुमेंस के कौन कौन से इवेंट हैं? तो आईसीसी में वुमेंस अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप, इसमें जो फर्स्ट एडिशन था अभी 2023 में, ठीक है, इसमें कौन सा देश इस पूरे मैच को जीता है? तो भारत जो है वो इस पूरे इवेंट को जीता है। टोटल 16 टीमों ने इसमें भाग लिया था। भारत की तरफ से शेफाली शर्मा जो है वो कप्तानी कर रही थी, और उप विजेता मतलब किसको हराकर भारत जीता है? तो इंग्लैंड को हरा करके हमने इस मैच में जीत प्राप्त किया है। प्लेयर ऑफ द सीरीज़, इस पूरे मैच की जो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ थी, किसको बनाया गया था? ग्रेस सिवेनस इंग्लैंड की प्लेयर हैं। इसके अलावा विशेष चीज़ क्या है कि भारत ने पहली बार कोई महिला आईसीसी टूर्नामेंट जीता है। वैसे तो ये टूर्नामेंट अंडर 19 जो वर्ल्ड कप है ये तो हुआ ही पहली बार है, लेकिन भारत ने पहली बार आईसीसी का कोई भी महिलाओं वाला टूर्नामेंट जीता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी महत्वपूर्ण है। ठीक, इसके बाद में महिला T20 वर्ल्ड कप से संबंधित है आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप। ऊपर जो हमने पढ़ा था वो अंडर 19 था, मतलब 19 साल तक के जो प्लेयर्स हैं वो सिर्फ पार्टिसिपेट करेंगे, और जो महिला T20 है यहाँ पर एज का बाउंडेशन समाप्त हो जाता है। इसका आयोजन कब किया गया है? मार्च 2023 में, और खेला कहाँ पे गया था? दक्षिण अफ्रीका में। ये 8वां एडिशन था इस पूरे इवेंट का, और साथ ही इस इवेंट में ऑस्ट्रेलिया जो है वो विजेता रहा है।
अंडर 19 वाले में भारत विजेता रहा है, और यहाँ पे जो नॉर्मल जो कह सकते हैं कि जो T20 था इसमें ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा है। उप विजेता कौन था या किसको हरा करके, तो दक्षिण अफ्रीका को हरा करके हम इसमें दक्षिण अफ्रीका को हरा करके ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच जीता है। ठीक है, अब क्योंकि भारत इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है विजेता के रूप में या उप विजेता के रूप में, इसीलिए यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना उतनी नहीं है। पर जहाँ जहाँ पे भी कोई स्पेशल पॉइंट है, जहाँ पे विमेंस टीम की कोई लीडर, कोई कप्तान है, कोई प्लेयर है जिनको कोई ट्रॉफी मिली है, तो वो चीज़ महत्वपूर्ण होगी। जैसे कि यहाँ पे दिया है भारतीय महिला टीम की कप्तान कौन थी, यहाँ पे हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर, इनका नाम हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे कि सीधा एक प्रश्न पूछा जाता है आपको कि हरमनप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है, तो आपको याद रहना चाहिए ये क्रिकेट की प्लेयर हैं। ठीक है, इसके अलावा भारत में पहली बार IPL के तर्ज पर महिला प्रीमियर लीग भी शुरू हुआ है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट एडिशन था महिला प्रीमियर लीग 2023। इसका फर्स्ट एडिशन है, कहाँ पर हुआ है, महाराष्ट्र में। ठीक है, और इसके में विजेता कौन रहे हैं, मुंबई इंडियंस। इसके साथ ही उपविजेता कौन थे, दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली को हरा करके मुंबई ने इस पूरे इवेंट में जीत प्राप्त किया है। हरमनप्रीत कौर मुंबई इंडियंस से, और मैग लेनिंग जो है वो दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से कैप्टन रहे हैं। टोटल 5 टीम्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। IPL का तो फॉर्मेट आपको पता ही है कि अलग अलग प्लेयर्स को अलग अलग देशों से बुला करके उनकी बोली लगती है, और फिर उसके बाद में जो टीम ऑनर होते हैं उनके बीच में आपस में ये मैच खेला जाता है। इसी तरीके से महिलाओं की भी यहाँ पे क्या किया, ऑक्शन में प्लेयर्स को खरीदा बेचा गया है, और उसके बाद में जिस टीम ने यहाँ पे इस पूरे इवेंट में जीत प्राप्त किया है वो है मुंबई इंडियंस। सबसे महंगे खिलाड़ी या सबसे ज़्यादा जिनको प्राइस पे किया गया है वो है स्मृति मंधाना, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से खेल रही थी। इसके अलावा यहाँ पे अलग अलग इवेंट के लिए जो अलग अलग कैटेगरी में जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, इनको अलग अलग कलर ऑफ कैप से दर्शाया जाता है। जैसे कि सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले को यहाँ पर पर्पल कैप नाम से एक ट्रॉफी मिलता है। ये पर्पल कैप किसको मिला है, हेली मैथ्यूज़ को। हेली मैथ्यूज़ सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली महिला IPL में खिलाड़ी रही हैं। सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे हैं मैग लेनिंग का नाम आपने कहाँ पे पढ़ा है, मैग लेनिंग का नाम आपने पढ़ा है उप विजेता टीम की कप्तान के रूप में। ठीक है, दिल्ली कैपिटल्स की ये कैप्टन रही हैं, और इनका नाम था मैग लेनिंग, और साथ ही इन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए। सबसे ज़्यादा रन बनाने के लिए इनको ऑरेंज कप नाम से प्राइज़ दिया गया है। इसके अलावा सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन रहे हैं, हेली मैथ्यूज़। ठीक, हेली मैथ्यूज़ सबसे मूल्यवान खिलाड़ी, सबसे वैल्यूएबल प्लेयर। उसके बाद में IPL, ये पुरुषों वाली IPL की बात हो रही है। IPL 2023 ये 16वां एडिशन था IPLs का, और इसके स्पॉन्सर कौन थे, टाटा। ये चीज़ याद रखना है, इससे पहले दूसरे विदेशी कंपनियां यहाँ पे स्पॉन्सरशिप करते थे, लेकिन अभी टाटा ने ही IPL में पूरा पैसा लगाया हुआ था। ठीक है, टाटा ने स्पॉन्सर किया था IPL को। ठीक, इसमें आयोजन कब से हुआ है, तो इसमें मार्च से लेकर के मई तक यहाँ पे आयोजन हुआ है। मार्च, अप्रैल, मई, लगभग 3 महीने के आसपास ये पूरा इवेंट चला है। वैसे मार्च तो लगभग ख़त्म हो गया, तो अप्रैल और मई 2 महीने ये पूरा इवेंट चला है, लगभग 60 दिन के आसपास। और इसमें विजेता कौन रहे हैं, तो चेन्नई यहाँ पे विजेता रहा है। चेन्नई के बारे में आपको पता है, महेंद्र सिंह धोनी इसके कैप्टन हैं। और उप विजेता किसको हरा करके चेन्नई ने जीत प्राप्त किया है, तो गुजरात को हरा करके, गुजरात के कैप्टन कौन थे, हार्दिक पांड्या। तो गुजरात को हरा करके चेन्नई ने जीत प्राप्त किया है IPL 16वें में। 16th IPL में चेन्नई फिर से जीत गया है। टोटल 10 टीम यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे, और मोहम्मद शमी सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। इसीलिए कौन सा प्राइज़ मिला इनको, पर्पल कैप। सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले व्यक्ति को ऑरेंज कैप मिलता है। ठीक है, ऑरेंज कैप नाम से प्राइज़ मिलता है। सबसे ज़्यादा रन कौन बनाया है, शुभमन गिल। ये दोनों ही प्लेयर्स गुजरात टाइटंस से हैं, मोहम्मद शमी और शुभमन गिल, दोनों गुजरात के प्लेयर हैं। सबसे ज़्यादा विकेट और सबसे ज़्यादा रन की बात की गई यहाँ पे। इसके बाद में सबसे मूल्यवान खिलाड़ी भी रहे हैं शुभमन गिल। ठीक, इसके बाद में पुरुष एशिया कप फिर से वही चीज़ है, एशिया से संबंधित, एशिया में जिन्होंने जो देश क्रिकेट खेलते हैं उनका एक इवेंट है, और
उसमें भी जो पुरुष मेल प्लेयर्स की जो टीम है उनका ये इवेंट है, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है, पुरुष एशिया कप 2023। पुरुष एशिया कप 2023 में आयोजन कहाँ पे हुआ है, आयोजन हुआ है श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों देशों में। ठीक है, टोटल 6 टीमों ने भाग लिया है, टोटल 13 मैच खेले गए हैं और इसमें विजेता कौन रहे हैं, भारत। भारत श्रीलंका को हरा करके इस पूरे मैच का या इस पूरे इवेंट का विजेता बन गया है। मैन ऑफ द मैच मिला है मोहम्मद सिराज को और मैन ऑफ द सीरीज़ मिला है कुलदीप यादव को। सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले हैं शुभमन गिल और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले व्यक्ति कौन है यहाँ पे, पथिराना। ठीक है, इसके बाद में भारत में एशिया कप का खिताब, एशिया कप के बारे में ये इवेंट के डिटेल दिए गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है। इसके बाद में रणजी ट्रॉफ़ी के बारे में आपको पता होना चाहिए। आईपीएल का जो कह सकते हैं कि शुरुआत है वो रणजी प्लेयर्स की वजह से ही हुआ है। रणजी में एक्चुअली में अलग अलग स्टेट में वहाँ की जो स्टेट लेवल की जो टीम होती है उनके बीच में खिलाने वाला मैच है जिसको कि हम रणजी ट्रॉफ़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे विजेता कौन है, सौराष्ट्र कहने का मतलब है महाराष्ट्र का पूर्वी क्षेत्र जो है वो उसको सौराष्ट्र के नाम से जानते हैं। तो महाराष्ट्र जो है वो रणजी ट्रॉफ़ी में विजेता रहा है और उप विजेता या किसको हरा करके, बंगाल को हरा करके रणजी ट्रॉफ़ी महाराष्ट्र ने जीता है या सौराष्ट्र ने जीता है। ठीक है, उसके बाद में है ईरानी कप, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद में है देवधर ट्रॉफ़ी के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। भारत के दक्षिणी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र के बीच में फाइनल मैच हुआ है। ये जो है वो पूरे भारत को जोन में बांट करके ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, सेंट्रल, नॉर्थ ईस्ट, इस तरीके से जोन में बांट करके और उनके बीच में आपस में मैच किया जाता है। इसी को ही देवधर ट्रॉफ़ी के नाम से जानते हैं। तो इस मैच में जो सदर्न एरिया था, जो सदर्न जोन था, उसने जीत प्राप्त किया है पूर्वी क्षेत्र को हरा करके। इसके अलावा दिलीप ट्रॉफ़ी, अब यहाँ पे ट्रॉफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन नाम महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि दिलीप ट्रॉफ़ी किससे संबंधित है या देवधर ट्रॉफ़ी किससे संबंधित है। क्या ये फुटबॉल का इवेंट है, क्या ये हॉकी का इवेंट है, क्या ये क्रिकेट का इवेंट है या फिर ये कुछ और है, पोलो का इवेंट है। इस तरीके से इवेंट में जो जिनके नाम पर ये इवेंट शुरू हो रहा है या खेला जा रहा है उनका नाम महत्वपूर्ण है। तो दिलीप ट्रॉफ़ी किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, और यहाँ पे भी जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। तो दक्षिणी क्षेत्र यहाँ पे विजेता रहा है और पश्चिमी क्षेत्र को हरा करके, मतलब देवधर ट्रॉफ़ी और दिलीप ट्रॉफ़ी दोनों में ही साउथ इंडिया जो है वो विजेता रहा है। ठीक है, तो आज हमने चर्चा किया है क्रिकेट तक के स्पोर्ट्स इवेंट के बारे में। आज की क्लास में हम इतना रखते हैं और नेक्स्ट क्लास से फुटबॉल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।